हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्मित यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्प्रिंग बूट के मोस्ट एडवांस स्किल्स जिसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है कि आपको इंटरव्यू रिलेटेड भी हेल्प करेगा। प्लस अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आप स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, वहां भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। प्लस अगर आप सीख रहे हैं स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क को तो आपके लिए तो बस ये मक्खन जैसा हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ कि आप इस वीडियो के एंड में आप खुद मुझे थैंक्स बोलेंगे कि भैया आपने बहुत ही अच्छा वीडियो हम सभी को प्रोवाइड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। टोटल 7 पॉइंट्स है जो हम लोग कवर करेंगे और हर एक पॉइंट्स को मैं आपको प्रोजेक्ट के साथ समझाने वाला हूँ। जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट पड़ रहा कि मैं आपको कोड दिखाऊँ, मैं आपको कोड में ले जाके आपको उसका इंटरनल वर्किंग के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार्टर पॉम। सो पॉम का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको पता रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आप देख लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले इस चीज को रीड कर लेते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम लोग कोड में मूव करेंगे। स्टार्टर पॉम रिमूव्स द पेन ऑफ लुकिंग फॉर एंड कॉन्फ़िगरिंग कॉमन डिपेंडेंसी इन योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग बूट starter data jpa is a starter for using spring data jpa. It includes the following compiled dependency. इसका मतलब क्या है, जब भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डेटा रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर जाते हैं, यानी कि डेटाबेस से वैल्यू को रिट्राइव करना, डेटाबेस में वैल्यू को सेव करना, उस टाइम पे हम लोग बेसिकली स्प्रिंग डेटा जेपीए डिपेंडेंसी को यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम लोग pom.xml के अंदर स्प्रिंग डेटा जेपीए के डिपेंडेंसी को यूज़ करेंगे, इसके चाइल्ड डिपेंडेंसी यानी कि जो भी कंपेटेबल वर्जन रहेगा उसके हिसाब से हमें डाउनलोड होकर हमारे प्रोजेक्ट्स में सेटअप हो जाता है। हमें इसे एक्सटर्नली लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने pom.xml के अंदर स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए स्पेसिफाई करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, वैसे ही स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी हो गया, स्प्रिंग का डेटा जेपीए हो गया, हाइबरनेट कोड हो गया, स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी डिपेंडेंसी और स्प्रिंग एस्पेक्ट, ये सारे डिपेंडेंसी जितने भी चाइल्ड्स है ऑटोमेटिकली पेरेंट के हिसाब से हमें डाउनलोड के मिल जाएंगे। मैं आपको इंटरजी आईडी में ले जाता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। pom.xml में जाएंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए का एक डिपेंडेंसी मैंने स्पेसिफाई किया है। मैवन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 एंड देन हम लोग यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे होंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए जो है इसका वर्जन क्या है 3.2.1, बिकॉज हमने यहाँ पर इस चीज़ को स्पेसिफाई किया पेरेंट का वर्जन। तो पेरेंट के वर्जन के हिसाब से चाइल्ड के जितने भी डिपेंडेंसी है उसका वर्जन ऑटोमेटिकली कंपैटिबल के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके दे दिया है। अगर मैं ना इसको अगर कमेंट करता हूँ ना तो आप देखेंगे जितने भी डिपेंडेंसी हमें प्रेजेंट है सब के सब रिमूव हो जाएंगे। इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए लोड हो गया। यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए जो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसको मैं अंडू करता हूँ और वापस से जो है मैं कोड को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक जो है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए लोड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नलाइज योर कॉन्फ़िगरेशंस। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमें कुछ वैल्यू को मैप करना है किसी प्रॉपर्टी के साथ, तो ट्राई कीजिए उस प्रॉपर्टी को आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में या फिर एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल में यूज़ करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में जब भी हमें कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम लोग एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर लेंगे और ऑटोमेटिकली जब हम लोग एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिंक में हो जाता है इन द प्रॉपर्टी फाइल और जो हमारा एप्लीकेशन है दोनों लिंकेज हो जाता है। अभी क्या होगा कि जब भी आप कोई वैल्यू को हार्ड कोड कर रहे हैं अपने कोड के अंदर ही और सपोज इन फ्यूचर में उसके वैल्यू को चेंज करना पड़ा तो हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए
हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में और एप्लीकेशन और वायरमेल फाइल में जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि अनदर वे टू यूटिलाइज स्प्रिंग बूट इज टू फुल पोटेंशियल is to try as much as possible to externalize your configuration instead of hard coding them. Externalizing your configuration will make your application more flexible and easier to manage. Management भी उसका बहुत ज़्यादा हमारा improve हो जाता है। Next है कि another advantages of externalizing your configuration is that you don't need to shut down your application, make a change, recompile and then redeploy your application just because of a small change. एक प्रॉपर्टी के वैल्यू को अगर हमने हार्ड कोड कर दिया, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई तो हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को रिकम्पाइल डिप्लॉय करना पड़ जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटर्नलाइज करना चाहिए। अभी इसको समझने के लिए हम लोग जाते हैं IntelliJ IDE में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ओपन करता हूँ application.yml, इसको मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है student.name, student.age एंड स्टूडेंट का सिटी। अभी इस प्रॉपर्टी को मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ करके एंड यहाँ पर एक मैंने एनोटेशन डिक्लेयर किया है @configuration properties और इस कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी में मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, प्रीफिक्स, यानी कि जब भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे इस प्रीफिक्स के बेसिस पे इसके रेस्पेक्टिव वैल्यू को application.yml फाइल से मैप कर देगा। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमें @configuration प्रॉपर्टीज़ के ऊपर @configuration यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमें एज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंसिडर ही नहीं करेगा। प्लस हमने यहाँ पे डेटा यूज़ किया है जस्ट फॉर गेटर एंड सेटर, यानी कि वैल्यू को हम लोग जब एंड पॉइंट को कॉल करेंगे तो हमें बेसिकली इस पॉइंट्स को और इस वैल्यू को हम लोग लॉग में प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं आता हूँ कंट्रोलर में, यहाँ पर डेमो कंट्रोलर है और यहाँ से हम लोग एक डेमो सर्विस का क्लास फाइल है जहाँ पर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है और स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ को मैंने ऑटो वायर किया यहाँ पे यूजिंग रिक्वायर आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर एनोटेशन। ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं फॉर इन डेप्थ नॉलेज। देन यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ को जैसे मैं ऑटो वायर कर रहा हूँ, इसका वैल्यू को मैं बेसिकली यहाँ पे 1 by 1 प्रिंट कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जाएंगे पोस्टमैन में और जो डेमो कंट्रोलर है इसके इस एंड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे और देखते हैं कि हमारे लॉग्स में जो वैल्यू है वो आता है कि नहीं आता है। पोस्टमैन में जाते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, लोकल होस्ट :8080/properties एंड देन सेंड पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ का जो लॉग्स है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने हर एक वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। सो यही एक बेनिफिट होता है जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या होगा, जो application.yml में सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू को 1 2 3 करता हूँ तो जस्ट मुझे एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी हिट करेंगे ना एंड पॉइंट को और वैल्यू को देखेंगे तो हमें सेम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो जस्ट हमें एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है और यह ऑटोमेटिकली जो है प्रोजेक्ट के साथ लिंकेज हो जाएगा। तो देखिए मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया, एप्लीकेशन हमारा रीस्टार्ट हो गया। पोर्ट नंबर 8080 पे इस एंड पॉइंट को हम लोग सेंड करते हैं और लॉग में जाएंगे तो यहाँ पे जॉन 1 2 3 हमें दिख रहा है। ये कंप्लीट सोर्स कोड जो है मैं गिटहब रिपॉजिटरी पे डाल दूंगा और इसके जो नोट्स है वो भी मैं आपको गिटहब रिपॉजिटरी पे डाल दूंगा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले इस वीडियो को समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप कोड को चेकआउट कीजिए और नोट्स को आप अपने प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर जब भी आप चाहे आप ऑनलाइन जो PDF जनरेट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यू नीड टू कीप योर कंट्रोलर क्लीन्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं आप बेसिकली हर एक पैकेज को उसका टास्क करने दीजिए। यह नहीं कि कंट्रोलर है उसमें आप बिजनेस लॉजिक भी डाल रहे हैं, वैलिडेशन भी डाल रहे हैं, प्लस आप डेटाबेस के रिलेटेड एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे आप कंट्रोलर का जो भी हैंडलिंग है वो भी कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ एक ही
क्लास के अंदर, एक ही फाइल के अंदर आप करते हैं तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपने कोड को जितना क्लीन रख सके उतना अच्छा होगा। जितना कोड क्लीन रहेगा उतना उसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर वे to utilize Spring Boot to its full potential is to ensure that you keep your controller clean. Keep making your controller clean will help you to avoid practices that will lead to the fat controller anti-pattern. अब ये fat controller एक न्यू वर्ड है, इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, इसके फायदे क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसका भी डिटेल्स हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। What is fat controller anti-pattern? The fat controller anti-pattern is a pattern in programming where controller in a web application becomes overloaded with business logic, violating the principle of separation of concern. This is the word that I want to highlight you. Separation of concern, यानी कि जिस क्लास फाइल का जो काम है वो वही काम करे, ये नहीं कि वो दूसरे क्लास फाइल का भी काम अपने क्लास फाइल में ही कर रहा है। हम लोग कोड तो लिख सकते हैं बट हम क्या चाहते हैं, लॉजिक को हर एक फाइल के हिसाब से डिवाइड कर सके। When controller take on too much responsibility, the following issue are bound to arise. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हर एक चीज, हर एक ऑपरेशन को आप कंट्रोलर के अंदर ही घुसा दे, तो ये सब इशू आप फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंटेनेबिलिटी हो गया, टेस्टेबिलिटी हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गया एंड रीडेबिलिटी हो गया। तो मेंटेनेबिलिटी यानी कि हमें कोड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। टेस्टेबिलिटी यानी कि आप जब कोड को टेस्ट करते रहेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियो रहेंगे जिसको आप प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो विद बिजनेस लॉजिक बीइंग एम्बेडेड इन कंट्रोलर, इट बिकम डिफिकल्ट टू कैरी आउट टेस्ट इन आइसोलेशन, मेकिंग इट चैलेंजिंग क्रिएट रिलायबल यूनिट टेस्ट। देन रीयूजेबिलिटी, अभी कैसा है कि कुछ ऐसे मेथड है, कुछ ऐसे लाइन्स ऑफ कोड है जो बहुत सारे कंट्रोलर क्लास फाइल में यूज किया जा सकता है। तो उस चीज़ को अगर आप सेपरेट कर देंगे तो हर एक कंट्रोलर क्लास में जस्ट हमें उस मेथड को कॉल करना है, ऑटोमेटिकली वो मेथड उस चीज़ को फंक्शनलिटी परफॉर्म कर देगा और रिजल्ट को हमें रिटर्न कर देगा। सो इससे क्या होता है कि कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे एप्लीकेशन में। देन है रीडेबिलिटी, जितना नाइट एंड क्लीन कोड रहेगा उतना हमें रीड करने में, और उसको रीड जब करेंगे तो लगेगा जैसे हम लोग स्टोरी रीड कर रहे हैं, तो कोड को समझना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अभी हमें फैट कंट्रोलर चीज़ को अवॉइड करना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। टू अवॉइड द फैट कंट्रोलर एंटी पैटर्न एडहेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, stateless. By default, controllers are single turn and any state change can cause lot of issue। यानी कि अगर बिजनेस लॉजिक भी उसके अंदर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। डेलीगेटिंग इनकैप्सुलेटेड, यानी कि HTTP लेयर ऑफ योर एप्लीकेशन शुड बी हैंडल बाय कंट्रोलर, दिस शुड नॉट बी हैंडल बाय सर्विस लेयर। यानी कि हम लोग जो भी एंड पॉइंट्स को यूज़ करते हैं उस एंड पॉइंट के कंट्रोलर के अंदर ही स्पेसिफाई कीजिए, ना कि आप उसके लॉजिक को आप सर्विस लेयर में डाल दिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कोड को फाइंड आउट करने में, समझने में। यूज केस सेंट्रिक, मेक श्योर कंट्रोलर और बिल्ड अराउंड यूज केसेस और द बिजनेस डोमेन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप काम करते हैं यूज़र मॉडल पे और आपका कंट्रोलर अगर यूज़र कंट्रोलर है तो उसके अंदर आप एडमिन कंट्रोलर का एक्टिविटी मत परफॉर्म कीजिए। उससे क्या होगा कि आप जो है कोड को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। आप कर रहे हैं यूज़र का एक्टिविटी और परफॉर्म करें एडमिन का एक्टिविटी उस क्लास फाइल के अंदर, ये सही बात नहीं होता। अभी इसी पॉइंट्स को मैं अच्छे से कोड के साथ समझाता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक मॉडल क्रिएट किया है एम्प्लॉय मॉडल करके, जहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज डिक्लेयर किया है। एंड देन एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर आप देखेंगे मैंने जस्ट कितना नाइट एंड क्लीन कोड लिखा है। मैंने सेव एम्प्लॉय कॉल किया, यहाँ से मैंने रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। यहाँ से मैं एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर रहा हूँ, मिल गया उसको मैं रिटर्न करता हूँ। जो बिजनेस लॉजिक है वो इस सर्विस क्लास के अंदर है। एम्प्लॉय सर्विस में जब जाऊँगा मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ पे लॉजिक आप चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेव का, एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने का, तो ये सारे लॉजिक जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी हम लोग एप्लीकेशन को ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर मैं सेव को हिट करता हूँ। सो लेट्स क्रिएट वन एंड पॉइंट एट पोस्ट एंड देन लोकल होस्ट कॉलम 8080/emp/save, ठीक है, emp/save, बिकॉज हमारा जो रिक्वेस्ट मैपिंग है वो EMP है
और पोस्ट मैपिंग का जो एंड पॉइंट है वो है हमारा सेव। देन मैं आता हूँ बॉडी में, रॉ पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट को कन्वर्ट करता हूँ जेएसएन पे एंड यहाँ पर मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, देन मैं यहाँ पे डाल दूंगा सपोज राहुल, देन मैं करता हूँ लास्ट नेम और हमारा क्या है, हम लोग जाते हैं एम्प्लॉय के अंदर, फर्स्ट नेम है, देन हमारा है लास्ट नेम में डालता हूँ मैं सपोज यादव, देन इसका क्या है हमारा एज है, सो एज को मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25, इसको करते हैं ब्यूटीफाई और सेंड पे क्लिक करते हैं एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा बेसिकली एम्प्लॉय सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अभी हमने जो नेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर मेथड क्रिएट किए थे वो तो हमारा गेट मैपिंग और यहाँ पे हमने पाथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल रितेश, देन इसका करता हूँ मैं तिवारी, ठीक है, और एज को मैं करता हूँ सपोज 30 और इसको करता हूँ सेंड, और टोटल 2 एम्प्लॉय हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग गेट करते हैं, सो पहला हम लोग 1 को गेट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय, देन यहाँ पे करता हूँ 1, इसको करता हूँ मैं गेट एंड हिट करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय जो था ऋषभ वो मुझे मिल चुका है। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको करते हैं 2, ठीक है, एंड देन इसको करते हैं सेंड। सो ऑलरेडी डेटाबेस में ये रिकॉर्ड प्रेजेंट था इसलिए हमें मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं ऑल एम्प्लॉय को रिटर्न करना तो मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कोड लिख देता हूँ गेट मैपिंग देन फाइंड ऑल करके, फाइंड ऑल, एंड इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड ऑल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस में HTTP स्टेटस डॉट ओके कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, दोनों चलेगा। देन बॉडी के अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे उसके रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। सो मैं क्या करता हूँ सर्विस के अंदर जाता हूँ, सर्विस डॉट फाइंड ऑल एम्प्लॉय ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और इस मेथड को मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा अपने सर्विस क्लास में। सो देन इसको मैं करता हूँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, देन लिस्ट को हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट, हम लोग करेंगे रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट का यूज़ एंड देन इस मेथड में हम लोग रिटर्न कर देंगे रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। अभी हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे एंड पॉइंट को। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और हिट करेंगे फाइंड ऑल को, लेट्स सी। सो बैड रिक्वेस्ट, व्हाट इज द रीजन, लेट्स गो इनसाइड दिस वन, फेल टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ java.lang.string। ओके, हम लोग जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या रीज़न है भैया। तो एम्प्लॉय फाइंड ऑल एंड यहाँ पे अगर हम जाते हैं कंट्रोलर में फाइंड ऑल, ओके फाइंड ऑल है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। सॉरी बाय मिस्टेक मैं इसको रॉन्ग टाइप कर दिया था। अभी मैं वापस इस एंड पॉइंट को जब हिट करूँगा तो मुझे वैल्यू जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगा। अभी देखिए 1 2 52 102 103, सो टोटल रिकॉर्ड्स 5 है, सब के सब रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा हैंडल एक्सेप्शन ग्लोबली। टू हैंडल एक्सेप्शन ग्लोबली यू नीड टू क्रिएट अ क्लास एंड एनोटेट दिस क्लास विद @controller advice और @res controller advice अगर आप वेब API के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को मैं आपको इस वीडियो में छोटे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपको इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए ना, आप जो है स्प्रिंग बोट का कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको 1-2 वीडियो जरूर मिल जाएगा इस कंसेप्ट को। मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है वहाँ पे। तो @controller advice is designed for Spring Boot MVC application. It is an application that when applied to a class transform it into a global controller advice, in turn influence the behavior of multiple controller। यानी कि जहाँ पे हम लोग @controller advice यूज़ करते हैं उस क्लास में हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। किस तरीके से हैंडल करेंगे मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मैं आ चुका हूं IntelliJ IDE में, इस एप्लीकेशन को मैं करता हूं बंद। अभी मैं सारे पैकेज को भी करता हूं और सारे टैब को करता हूं क्लोज।
अभी देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन पैकेज मैंने क्रिएट किया समझाने के लिए और एक है हैंडलर पैकेज। सो एक्सेप्शन के अंदर और हैंडलर के अंदर अगर आप चेक करेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर मैंने एक फाइल क्रिएट किया है जिसके ऊपर मैंने यूज़ किया है कंट्रोलर एडवाइस और एक इम्पोर्टेंट एनोटेशन होता है एक्सेप्शन हैंडलर। और ये एक्सेप्शन हैंडलर जो है मेथड नेम के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है और ये मेथड कौन से एक्सेप्शन को हैंडल करेगा वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये जो मेथड है वो हैंडल करेगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन और सेम चीज़ को इस मेथड के आर्गुमेंट में भी हमें पास करना पड़ेगा। अब ये कैसे काम करता है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एम्प्लॉय कंट्रोलर में और यहाँ पे आप चेक करेंगे एक गेट मैपिंग का मेथड मैंने क्रिएट किया है। तो सपोज हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 एग्जिस्ट करता है बट एम्प्लॉय आईडी 4 एग्जिस्ट नहीं करता और यूजर सर्च करता है बाय एम्प्लॉय आईडी 4 तो उसको एक प्रॉपर मैसेज मिलना चाहिए कि हाँ भैया एम्प्लॉय आईडी 4 जो है हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे बेल रिक्वेस्ट आएगा तो यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि उसने कुछ रॉन्ग एम्प्लॉय एंटर किया है, ठीक है, जो आईडी उसने एंटर किया है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए गेट एम्प्लॉय बाय आईडी मेथड में आते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, अगर उसको मिलता है तो ये एम्प्लॉय को रिटर्न कर देगा, अगर उसको नहीं मिलता है तो एल्स थ्रो एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और यहाँ पर मैंने मैसेज में डाल दिया है कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड फॉर आईडी और जो भी आईडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए वो आईडी हम लोग मैसेज में अपेंड कर देंगे। और एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए रन टाइम एक्सेप्शन को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और जस्ट मैंने सुपर को कॉल कर दिया। जैसे ही ये एक्सेप्शन को थ्रो करेगा जब भी नहीं मिलेगा तो ये जाएगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में। इस एक्सेप्शन हैंडलर के एंडोशन के बेसिस पे यहाँ पर कंट्रोलर पास होगा और बॉडी में जो है वो हम लोग जो भी मैसेज पास किए वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और ये सेम चीज़ को सेम सिनेरियो को हम लोग टेस्ट करते हैं यूजिंग पोस्टमैन। हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग आते हैं पोस्टमैन में एक न्यू एंड पॉइंट को क्रिएट करते हैं और पोस्टमैन कलेक्शन को लोकल होस्ट कॉलन 8080 एम्प्लॉय 2 अगर हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा है। अगर आप देखेंगे ना टोटल जो रिकॉर्ड है यहाँ पे 4 to 5 है, 1 2 3 4 5। तो सपोज मैं करता हूँ 103 तो 103 के बेसिस पर भी मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा, यानी कि रितेश तिवारी का। तो आप देखेंगे रितेश तिवारी सेम एज इट इज़ मुझे रेस्पॉन्स में मिल रहा है। बट जैसे मैं इसको करता हूँ 104, अभी आप मैजिक चेक कीजिए स्प्रिंग बूट का, तो यहाँ पे आता है एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहाँ पे मैसेज मुझे स्पेसिफाई करता है कि हाँ भैया जो आईडी मैंने स्पेसिफाई किया है वो आईडी मेरा रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पॉइंट से हमारा कवर हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज make use of lazy initialization. The Spring application allow you as a developer to initialize your Spring Boot application lazily. When lazy initialization is enabled, beans get created as they are needed rather than during application startup. Enabling lazy initialization reduces the time that it takes your application to start. अभी देखिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट के अंदर, लेजी इनिशियलाइजेशन एंड एगर इनिशियलाइजेशन। सो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग लेजी इनिशियलाइजेशन को। लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है? लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। आलसी मतलब कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे जो बीन के ऊपर @lazy एनोटेशन हमने यूज़ किया है वो बीन एप्लीकेशन स्टार्ट के टाइम पे लोड नहीं होगा। जब भी बोलेंगे भाई मुझे इस बीन को यूज़ करना है तो बीन वो जग जाएगा और उस बीन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट जब तक उस बीन को हम लोग हल्का सा धक्का नहीं देंगे तब तक वो बीन जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो लेजी इनिशियलाइजेशन रिजल्ट्स इन मेनी वेब रिलेटेड बीन्स नॉट बीइंग इनिशियलाइज्ड अंटिल एन HTTP रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। जब तक उस बीन के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगा उसको यूज़ करने के लिए तब तक वो इनिशियलाइज नहीं होगा। अभी हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट से आपको उसको
रीड कर सकते हैं इस नोट्स को डाउनलोड करके। मैं जस्ट डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए वो मैं आपको समझाता हूँ कि लेजी इनिशियलाइजेशन को कैसे हम लोग इनेबल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट, लेजी इनिशियलाइजेशन मेथड ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन बिल्डर है, उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। देन सेट लेजी इनिशियलाइजेशन बीन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, और स्प्रिंग मेन लेजी इनिशियलाइजेशन प्रॉपर्टीज है जहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं हमें यूज करना है कि नहीं करना है, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। ठीक है, सो इस पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में, क्या है हमारा स्प्रिंग मेन लेजी इनिशियलाइजेशन। सो हम लोग करते हैं स्प्रिंग, देन यहाँ पे करेंगे मेन, देन यहाँ पे करेंगे लेजी इनिशियलाइजेशन। देखिए ट्रू और फॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे वैल्यू को सेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ के बेसिस पे वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग अभी कर लिए रिमूव करते हैं, इसको वापस से पहले ऐसा रख देते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने बताया ट्रू फॉल्स के बेसिस पे, ऑन ऑफ के बेसिस पे वैल्यू को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और हमारा टोटल अभी 2 ही पॉइंट्स पता है, 7 पॉइंट बहुत ही छोटा है। तो इस पॉइंट को फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं और हमारा वीडियो जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, टेक ऑब्जर्वेबिलिटी सीरियसली। ऑब्जर्वेबिलिटी सीरियसली, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना चाहिए। इस पॉइंट्स का यूज़ हम लोग प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पर एंड पॉइंट का यूज़ करके हम लोग अपने एप्लीकेशन की बीन को मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से बीन हमारा वर्किंग है, कौन कौन से बीन का हेल्थ किस तरीके से काम कर रहा है, कितना रिसोर्स यूटिलाइज हुआ है, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो observability is basically the process of measuring the internal state of your application using its external outputs such as logs हो गया, मैट्रिक्स हो गया एंड ट्रेसेस हो गया। इसको यूज कैसे करेंगे, जस्ट हमारे एप्लीकेशन में स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुअल डिपेंडेंसी को यूज़ करना है, और हम लोग एप्लीकेशन को जैसे स्टार्ट करेंगे ये सारे एंड पॉइंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है, जब हम लोग ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुअल डिपेंडेंसी को pom.xml में स्पेसिफाई करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ 2 एंड पॉइंट इनेबल होते हैं। एक होता है हमारा /health और दूसरा होता है हमारा /info। अगर आप चाहते हैं हर एक एंड पॉइंट को इनेबल करना, टू इनेबल ऑल एंड पॉइंट्स गो टू योर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल और एप्लीकेशन डॉट YML फाइल, और हमें वहाँ पे मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट डॉट वेब एक्सपोजर डॉट इंक्लूड को हमें स्टार स्पेसिफाई करना है, यानी कि जो एंड पॉइंट से सबको मुझे इंक्लूड करना है। हम लोग अपने एप्लीकेशन में भी सेम चीज़ कर लिए हैं। देखेंगे आप यहाँ पे मैनेजमेंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, वेब हो गया, एक्सपोजर हो गया, इंक्लूड, एंड यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया स्टार। आप भी जब भी यूज़ करेंगे आपको डबल कोट्स के अंदर ही आपको स्पेसिफाई करना है स्टार को। अभी जब मैं यहाँ पे आऊँगा एक्चुएटर में, तो एक तो है कि इंटेलिजेंस आईडी में कुछ डिटेल्स हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीन्स में कौन कौन से बीन्स हमारे एप्लीकेशन ने क्रिएट किया है, कि सारे बीन्स यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। हेल्थ में जाएंगे तो डेटाबेस का हेल्थ कैसा है, हाँ डेटाबेस में ये है, वर्जन क्वेरी में इस वैलिड है, देन डिस्क स्पेस में कितना स्पेस अवेलेबल है, ये चीज़ें हम लोग मालूम कर सकते हैं। पिंग प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये जो एप्लीकेशन है हेल्थ है डीबी का वो क्या है, गुड है। मैपिंग में कौन कौन से एंड पॉइंट जो है हमें यहाँ पे यूज हुए हैं, अभी आप देखेंगे ना एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जो भी एंड पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया है वो भी एंड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, प्लस उसका टाइप क्या है मेथड का, ये गेट है भैया, ये पोस्ट है, ये भी गेट है। तो अभी मेथड में देखेंगे तो एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर कौन सा मेथड है वो हमें मालूम पड़ रहा है। सपोज एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर सेव एम्प्लॉय है, तो आप चेक करेंगे ना जो भी मेथड है सेम मेथड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली एक्चुएटर जो है वो स्टोर करता है। अभी मैं ना एक एक करके जितने भी इंटरेस्टिंग एंड पॉइंट्स है उसको मैं हिट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हेल्थ, तो मैं क्या करूँगा पोस्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं हिट करूँगा लोकल होस्ट कॉलन 8080/एक्चुएटर। क्या करने के हम लोग जो एंड पॉइंट्स है ना सेम उसको इस तरीके से यूज़ करना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हम लोग जाएंगे pom.xml में इस एक्चुएटर को कॉपी करते हैं
और यहाँ पर जाके हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। देन हेल्थ के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे सेंड करेंगे, आपको मिल जाएगा स्टेटस इज अप। अभी जैसे मैं एप्लीकेशन को सपोज बंद करता हूँ और जब मैं इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा तो देखते हैं हमारा क्या आता है। देखिए यहाँ पर कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, यानी कि हमारा एप्लीकेशन क्या है, बंद है। बेसिकली एप्लीकेशन को वापस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वापस से जितने भी एंड पॉइंट्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल 7 एंड पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और भी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला है हमारा हेल्थ एंड पॉइंट। सो मैं आता हूँ पोस्टमैन में, यहाँ पे हेल्थ पे करता हूँ, सेंड करूँगा, स्टेटस मुझे मिल रहा है अप। देन मैं जाता हूँ एंड चेक करता हूँ इन्फो पे, तो पोस्टमैन में जाके यहाँ पे करूँगा इन्फो, सेंड करूँगा तो इन्फॉर्मेशन में मुझे कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, दिस एंड पॉइंट्स विल शो यू एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एक्सपोज डिटेल्स लाइक एप्लीकेशन नेम, वर्जन एंड एनी कस्टम प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जब आप application.yml में स्प्रिंग का एप्लीकेशन नेम स्पेसिफाई करेंगे, एप्लीकेशन का नेम, तो उस एप्लीकेशन के नेम को आप वहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ डेमो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, तो अभी जब मैं उस एंड पॉइंट को हिट करूँगा तो देखते हैं हमें आउटपुट में मिलता है। तो हमारा एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट, सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एंड पॉइंट्स में बेसिकली अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, उसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। मैं प्रॉपरली आपको ये वीडियो बना के दे दूंगा कि एक्चुएटर जो है किस तरीके से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में काम करता है। कुछ डिटेल्स होंगे जो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। वो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बीन्स के ऊपर। तो कितने बीन्स एक्टिव है वो बीन्स का डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हेड करते हैं। सो देखिए डेमो एप्लीकेशन के अंदर जितने बीन्स है, कंप्लीट बीन्स का डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट है लॉगर का, तो इस लॉगर एंड पॉइंट को भी हम लोग हिट कर लेते हैं। तो देखिए लॉगर का लेवल कौन कौन से हैं, किस तरीके से कौन कौन से लेवल्स com.codemeet कहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव लेवल क्या है, पैकेज के अंदर बाय डिफॉल्ट अभी इन्फो है। तो कितना ज़्यादा इन डिटेल्स में हमें हर एक चीज़ को सीखने को मिलता है। आप एक्सप्लोर कीजिए, जितना हो सकेगा वो कम ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सपोज इन्वायरमेंट, कौन कौन से प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किए वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ENV पे। तो सेंड करेंगे ना, तो देखिए प्रॉपर्टीज हो गया, सर्वर का पोर्ट है ये हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वैल्यू जो है वो बेसिकली हिडन है। प्लस मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग जाएंगे नीचे में जहाँ पे हमने ये यूज किया है ना स्टूडेंट का नेम, ये भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा शायद से। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट एज हो गया, स्टूडेंट का सिटी हो गया, और ये क्लास पाथ जो है रिसोर्स एप्लीकेशन और YML में लाइन नंबर 239 है। तो क्या ये मैच कर रहा है, देखिए 239। तो टोटल जो है काफ़ी अच्छे से इन डिटेल्स में हर एक चीज़ को यूज़ किया जाता है हमारे एक्चुएटर के अंदर। मैपिंग के अंदर हम लोग हर एक एंड पॉइंट को एक्सपोज कर सकते हैं, एंड पॉइंट को देख सकते हैं। मैपिंग के ऊपर सेंड करता हूँ, देखिए यहाँ पे कौन कौन से एंड पॉइंट से हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा जाते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर में, सेव को यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए एम्प्लॉय सेव हो गया, हैंडलर मेथड यहाँ पे प्रेजेंट है। देन रिस्पॉन्स का मेथड जो है वो है पोस्ट, पैराम कुछ भी नहीं है। पैटर्न में जो है वो एम्प्लॉय स्लैश सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड पॉइंट है हमारा आई थिंक कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज। सो कितने कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन किया है उसका डिटेल्स भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस वन एज वेल। यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया है स्टूडेंट करके ना, इसको हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टीज एक मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिक्लेयर किया है जहाँ पर मैंने टोटल 3 प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किया है, एंड उसके पहले मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है प्रीफिक्स करके। तो जो मैंने कोड में यूज किया है सेम डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है, और उसका ओरिजिन कहाँ पे ये भी डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। कितना अमेजिंग कंसेप्ट है कि नहीं। देन हमारा फाइनल पॉइंट से मास्टर योर बिल्ड टूल्स फॉर प्रेफरेंसेस। अगर सपोज ये बहुत ही अच्छा पॉइंट से एक मतलब मैं आपको जस्ट एक एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में मास्टरी करना चाहते हैं, कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो अगर आप मैवन बिल्ड टूल का यूज़ करते हैं तो मैवन के अंदर इन डेप्थ में आप घुस जाइए। बेसिकली अगर आप ग्रेडल यूज़ करते हैं तो ग्रेडल के अंदर भी आप इन डिटेल में घुस जाइए। बिकॉज कैसा होता है ना, आप जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको नॉलेज रहेगा तो कोई भी इशू आता है ना तो उसको फिक्स करने में
टाइम नहीं लगता है। अभी हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग बिल्ड जो अपना टूल्स है वो हम लोग मैवन यूज़ कर रहे हैं या हम लोग ग्रेडल यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं pom.xml में, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे ना, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो ग्रेडल का जो फाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो प्लगइन है देखेंगे, स्प्रिंग बूट का मैवन प्लगइन मैंने यूज़ किया है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो अगर ग्रेडल यूज़ करते हैं तो आप ग्रेडल का प्लगइन यूज़ करते हैं, उसका फाइल जो है वो pom.xml नहीं होता, उसका एंड जो है आई थिंक ग्रेडल से होता है। उसके सारे डिपेंडेंसी लोड करने का तरीका जो है वो अलग होता है। वहाँ पे हम लोग XML फॉर्मेट में डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से जितने मैंने 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, लाइक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार्टर पॉम, एक्सटर्नलाइज योर कॉन्फ़िगरेशन, यू नीड टू कीप योर कंट्रोलर क्लीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हैंडल एक्सेप्शन ग्लोबली, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। मेक यूज़ ऑफ लेजी इनिशियलाइजेशन, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि क्या होता है लेजी इनिशियलाइजेशन। टेस्ट ऑब्जर्वेबिलिटी, सीरियसली ये पॉइंट सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एंड पॉइंट को जो है सीखे हैं कि हर एक एंड पॉइंट हमें किस तरीके से आउटपुट देता है। मास्टर योर बिल्ड टूल्स ऑफ प्रेफरेंस, यहाँ पे जस्ट मैं एक अपना ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।